जोरदार तालियां सबसे पहले हो जाएं क्योंकि मोदी के हैट्रिक मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका जलवा बरकरार नजर आया, मंत्रिमंडल में एक बार फिर से जगह मिली है उधमपुर सीट से जीत कर आते हुए। तीसरी बार जीत की आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर जितेंद्र, और एक बार फिर से जिम्मेदारी के लिए जो आपको दी गई है, आपका एक बार स्वागत करते हैं भारत 24 के मंच पर जोरदार तालियों के साथ। चुनावों से पहले हमने देखा जमकर राजनीति हो रही थी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। नतीजे आए, एनडीए की सरकार बनी और उसके लिए एक बार फिर से आपको बधाई, और आप भी जीत कर आए तो आपको भी बहुत बधाई। लेकिन क्योंकि संसद सत्र हमने देखा, संसद सत्र में लोकसभा हमने देखा, राज्यसभा हमने देखा, और वहां पर विपक्ष के गंभीर आरोप एलओपी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर लगाए गए, जमकर सरकार पर प्रहार किया गया। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार विपक्ष के आरोपों पर सरकार जूझती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री को उठना पड़ा, गृह मंत्री को उठना पड़ा, रक्षा मंत्री को उठना पड़ा बार बार, और इसी में विपक्ष खुश है कि हमने असहज कर दिया इस बार सरकार को। नहीं, मुझे लगता है ये बात केवल विपक्ष के ही नेता कह रहे हैं, लेकिन यदि आप आम नागरिक से किसी से पूछें तो उसकी राय इसके विपरीत है। पहली बात तो ये कि आपने दो तीन बिंदु आए हैं आपकी प्रश्न में और आपके वक्तव्य में। इलेक्शन हो गया, उस समय जो नोकझोंक हो रही थी, अब उसका समय भी जाता रहा, चुनाव का परिणाम भी आ गया, सरकार भी बन गई। अभी भी शायद विपक्ष को ये बात कबूल करने में या स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है कि सरकार तीसरी बार मोदी जी की ही बनी है और मोदी जी प्रधानमंत्री है। अब जब तक चुनाव ना हुआ हो, जब तक उसका परिणाम ना आया हो, जब तक देश की जनता ने यह फैसला ना दिया हो कि किस पार्टी की सरकार होगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, तब तो चलिए समझ में आता है कि उस चुनावी दंगल में आप हर तरह का हुनर आजमा रहे हैं। लेकिन अब जबकि सरकार बन गई है तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मर्यादा का ये तकाजा है कि हम सब विनम्रता से ये स्वीकार करें कि मोदी जी प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, एनडीए के भी नहीं है, वो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी के भी प्रधानमंत्री हैं। तो ये बात अभी भी उनको स्वीकार नहीं हो रही और उसी मुद्रा में चले आ रहे हैं जिस मुद्रा में वो चुनाव से पहले थे। दूसरी बात जो आपने कहा कि जिस तरह से इस संक्षिप्त सत्र में उनका व्यवहार रहा, मुझे नहीं लगता कि अब देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। एलओपी ने जो एक बातें रखी, जो उन्होंने अपनी तरफ से तथ्य के साथ प्रमाणित करने की कोशिश की, वो उसी समय रियल टाइम बेसिस पर ही आप ही लोगों ने नकार दी, मीडिया के मित्रों ने, चाहे वो अग्निवीर को लेकर के थी, चाहे वो एमएसएमई को लेकर के की। क्योंकि आजकल ये एविडेंस बेस्ड युग है, तथ्य, तर्क और तुलना। तो मैं कुछ कह दूं और लोग स्वीकार कर लें, ऐसा चलता नहीं। बल्कि इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, छोटा सा बच्चा अपनी जेब से मोबाइल निकाल करके चेक कर लेता कि क्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो इसलिए वो बात हो सकता है उस समय थोड़ी हुटिंग करके उन्होंने अपना कुछ एक पल अच्छे आनंद में गुजार लिया, लेकिन इट डजंट कैरी वेट। दूसरी बात, जब दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी का भाषण था तो जिस प्रकार से एलओपी ने और आप ही ने वो दर्शाया कि स्वयं लोगों को उकसा के कह रहे हैं कि वेल में जाओ, मुझे नहीं लगता कि भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में इस प्रकार का कभी आपको दृश्य देखने को मिला हो। एलओपी का एक बहुत बड़ा दर्जा होता है, भारत सरकार के मंत्री का उनको रुतबा दिया जाता है, और इंग्लिस्तान में तो उनको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। तो यदि वही उकसाएंगे, कहेंगे साहब आप जाओ दंगल करो, गुंडागर्दी करो, वेल में तमाशा करो, तो मुझे लगता है वो उनका अपना ही स्तर घटा है और सारे देश ने इस बात को देखा है। और ये गलतफहमी उनको है भी कि उन्होंने उस दिन कुछ बहुत प्रभावित किया है लोगों को, तो मुझे लगता है कि वो थोड़े ही दिन में वो जाती रहेगी। नहीं, ये उनको लगता तो है कि उन्होंने प्रभावित किया है, और इसका जिक्र उन्होंने फौरन आते हुए मीडिया के साथियों से भी किया, ये कहते हुए कि मैंने कैसा बोला, मैंने अच्छा बोला ना, तो वो उनसे पूछते रहे। लेकिन इस वैलिडेशन के साथ साथ उस आचरण को लेकर मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि चर्चा एक और ये हो रही है डॉक्टर जितेंद्र, कि जब प्रधानमंत्री कह रहे थे तो उस दौरान पूरा विपक्ष हो हल्ला कर रहा था, वेल में जा रहा था, जिसकी कुछ तस्वीरें कल भी सामने देखने को मिली। लेकिन जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो आपकी सरकार यानी कि सत्ता पक्ष शांति से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सुन रहा था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सर्वोच्च मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे समय वहां बैठे रहे,
पहले शब्द से आखिरी शब्द उन्होंने एलओपी का सुना। और अक्सर प्रधानमंत्री की इतनी व्यस्तता रहती है कि हमेशा इस प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती कि पूरा समय दें, लेकिन उन्होंने दिया इसलिए भी कि देश और राष्ट्र ये समझ सके कि किस प्रकार से हमें सदन के भीतर अपना व्यवहार रखना है, अपने विरोधियों के प्रति भी और जो हमारे दूसरे सांसद साथी हैं उनको लेकर के भी। उन्होंने एक तरह का एक मर्यादा के साथ साथ एक प्रेसिडेंस भी कायम करने का प्रयास किया है। और इसी बात को लेकर के बहुत थोड़ी सी ठेस भी पहुंचती है कि उसके अगले ही दिन, जबकि चाहे होना तो ये चाहिए था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का वहां पर कंडक्ट रहा, व्यवहार रहा, एलओपी भी उसी तर्ज पर वो भी अपना आचरण रखते, लेकिन जिस प्रकार से वो उन्होंने उठ करके सीट से और सब लोगों को आगे धकेलना शुरू किया और एक भी बात सुनने का ना उनको दिलचस्पी थी, ना वो चाह रहे थे कि दूसरे लोग सुने। मुझे नहीं लगता कि देश के लोग उससे प्रभावित होते हैं। और फिर वो मणिपुर को लेकर के बार बार बोलते रहे। मणिपुर का भी उत्तर कल प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। और अगर आपने बिटवीन द लाइन सुना होगा तो प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए आखिर में ये कहा कि एक दिन आएगा कि मणिपुर ही इनको छोड़ देगा। जिनके लिए इतना हल्ला हुल्ला कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अगले चुनाव में मणिपुर इनको वोट दे जी। क्योंकि लोग इस समय हुआ क्या है कि 60-70 बरस गुजर जाने के बाद लोकतंत्र के ये तीसरी पीढ़ी है। तो कई बार हमारे ये कांग्रेस के मित्र इस तरह के राजनीतिक अभी पिछले गुजरे जमाने की और गुजरे चुनाव की चतुराइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। बट दी वोटर हैज मूव्ड ऑन। और 70% से अधिक जनसंख्या इस देश में 40 वर्ष से कम उम्र की है। उनकी सोच अलग है, उनका नजरिया अलग है। सच और झूठ को पहचानने की और उसको स्वीकार करने का उनका पैरामीटर भी अलग है। लेकिन क्योंकि आपने जनता की बात की सर, सदन एक ऐसी जगह है जहां से निकली हुई बात पूरे देश भर में जाती है, हर कोई उसको सुनता है, हर एक वोटर उसको सुनता है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि सदन में जो गुमराह करने की रवायत है वो एक नॉर्मलसी पे आ गई है? पिछले कुछ दिनों ये हमने देखा, आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए गए कि सदन को गुमराह किया जा रहा है, जिसमें जिक्र हुआ अग्निवीर योजना का। मैं इसीलिए उस योजना का जिक्र कर रही हूं क्योंकि बाकायदा इंडियन आर्मी को ट्वीट करते हुए उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। मैं आपके पिछले प्रश्न में एक बात छूट गई थी और इस प्रश्न से वो जुड़ती है कि जो ये कहते हैं कि गृह मंत्री को भी खड़े होना पड़ा और रक्षा मंत्री को भी खड़े होना पड़ा। वो खड़े इसलिए नहीं होने पड़ा कि वो घबरा गए, खड़े उसी प्रिसाइसली फॉर द रीजन जो आपने बताया कि सदन की हर बात देश के हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। इतना ही नहीं, सदन के रिकॉर्ड में भी जा रही है जी। और ये रिकॉर्ड सदियों तक चलेगा एक रेफरेंस के तौर पर। तो गलत तथ्य उसमें ना चला जाए, इसलिए एक जिम्मेवार गृह मंत्री के रूप में, एक जिम्मेवार रक्षा मंत्री के रूप में तुरंत उठ करके उसका खंडन किया। जैसे रक्षा मंत्री जी ने उसी समय कहा कि नहीं साहब, इस बात को रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए क्योंकि ये तथ्य नहीं है, तथ्य कुछ और है। तो इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। जहां एक तरह आप सेना का मनोबल कम करने की बात हो सकती है, जहां दूसरी ओर देशवासियों को गुमराह करने की बात थी, वहां तीसरी ओर ये भी था कि हमेशा के लिए रिकॉर्ड में ये चला जाता कि अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिलता। और इसलिए स्वाभाविक था, और मैं तो कहूंगा कि प्रशंसनीय है कि रक्षा मंत्री जी ने तुरंत उसका खंडन किया। इसी प्रकार गृह मंत्री जी ने भी खंडन किया। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिस बात को लेकर के वो अपने में मुस्कुरा रहे हैं कि साहब हमने गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या 5-6 मंत्रियों को अपनी सीट से, अपनी गद्दी से उठ करके बात करने के लिए उकसाया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उन्हीं को रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए हुआ है। उसमें भी उनको मुझे लगता है कुछ अपने में मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि ये कहा गया कि सत्यापन करना चाहिए अब राहुल गांधी को अपनी तमाम बातों का, तो राहुल गांधी खुद सत्यापन करने के लिए निकल गए। उनकी तरफ से जारी किया गया वीडियो आई एम श्योर कि आपकी तरफ से देखा गया होगा, और उन्होंने अपनी एक बात को सत्यापित किया, जिसके बाद इंडियन आर्मी का ट्वीट आया और उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आया। ये जो सत्यापन करने वाली बात है, अब तो सदन से बात निकल गई बाहर, उसको कहां तक जाके सरकार क्लैरिफाई करेगी कि नहीं, हमने भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई की वो बिल्कुल ठीक है, अग्निवीर योजना हमारी बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा तमाम बातें नीट से लेकर हर एक बात जो एलओपी की तरफ से रखी गई, सरकार किस माध्यम से उन चीजों का क्लैरिफिकेशन क्या करेगी और करेगी तो कैसे करेगी?
नहीं, सरकार तो अपनी ढंग से करेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये केवल सरकार तक सीमित नहीं है। तो हम हर राइट थिंकिंग सिटीजन की जिम्मेवारी है, मीडिया की भी जिम्मेवारी है, नागरिक की भी जिम्मेवारी है। हम जहां भी बैठे हों, भले ही 4 लोगों के बीच बैठे हों, अगर ये विषय आता है कि साहब ऐसा कहा गया कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता, तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व है अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सेना के प्रति। मैं कहूँ कि नहीं भाई साहब, ये कोई गलत फहमी है, गलत सूचना है। तो ये हम सबका सामूहिक कार्य है। और मुझे लगता है कि आज के युग में जहां सोशल मीडिया, जहां कम्युनिकेशन चैनल्स इतने प्रॉम्प्ट हो चुके हैं और वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के भी हमारे पास माध्यम मौजूद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लोग पहचानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, और अब तक पहचान भी चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष ने झूठ की राजनीति को अपना हथियार बना लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी को या पूरे विपक्ष को अब इसमें मजा आने लगा है, क्योंकि उनको ये पता है कि उससे एक टेम्पो बनता है, उससे बाहर चर्चा होती है, डिबेट्स होती हैं, मीडिया बीजेपी से सवाल पूछती है। तो ये मजा जो आने लगा है कि रवायत, नहीं, इस पर क्या फुल स्टॉप लगना चाहिए? ऐसा है कि वो कभी कभी उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद इससे हमको एक अपने हक में, अपने पक्ष में एक नैरेटिव मैन्युफैक्चर करने में कामयाब हो जाए। लेकिन वो जैसे अंग्रेजी में कहा होता है कि फर्स्ट टाइम इट्स अ ट्रेजेडी, सेकंड टाइम इट्स अ फार्स। पहली बार कामयाब हो गए होंगे 1-2 बार, अब उल्टा उसका मजाक बनता है। तो ट्रेजेडी का भी मजाक हो जाता है अगर आप इसको बार बार दोहराने की कोशिश करें। तभी मैंने कहा थी वो इंडियन वोटर हैज मूव्ड ऑन, सम ऑफ द पॉलिटिशियंस आर स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द पास्ट। तो ये अब बात बहुत ज्यादा निभती नहीं है, ये आगे बढ़ती नहीं है। और जब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम झूठ की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि देश के नागरिक ने, वोटर ने इसका उत्तर बार बार दिया है। इतनी आसानी से अगर आप देश के नागरिक को या उसके वोटर को झुठला सकते या उसको गुमराह कर सकते, तो मुझे लगता है कि अपनी नासमझी है। वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द विजडम ऑफ द कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कॉमन सिटीजन बहुत ज्यादा समझदार है जितना ये समझते हैं। लेकिन क्या आप मेरी इस बात को मानेंगे, क्योंकि 2014 के बाद से ऐसा मंजर इस बार सदन में नजर आया जब विपक्ष एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ था, बहुत सारे आरोप लगाए गए। वो शायद इसलिए कि इनको लगता है कि थोड़ी बहुत सीटें इनकी बढ़ गई जी। लेकिन जैसे मोदी जी ने अपने उत्तर में एक बहुत खूबसूरत बात कही कि ये भूल रहे हैं कि तीसरी मर्तबा जहां एक और मोदी जी की सरकार बनी है, वहां उसी साथ ही साथ तीसरी मर्तबा ये भी 100 तक पहुंचने में नाकाम ये रहे हैं। तो उस एंगल से भी देखिए। और जो इट इज 99 नॉट आउट ऑफ 100 इज 99 आउट ऑफ 540 जी। और मुझे लगता है कि लोगों को बात समझ में आई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कटाक्ष करने में हमेशा से माहिर रहे। आपको लगता है कि राहुल गांधी उनसे ये कला कुछ सीख रहे हैं और इस बार सदन में वो कटाक्ष करने की कला राहुल गांधी की भी सबके सामने? वैसे तो मोदी जी के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है, तो दुनिया उसको मानती है। लेकिन उसके अतिरिक्त वो केवल कटाक्ष शब्दों का नहीं रहता, उसमें एक एक शब्द बड़ा नपातुला और बड़ा स्टडी रहता है मोदी जी का, और सदा से ऐसे रहा है। गायबाना वो कोई बात वैसे नहीं करते। जबकि एलओपी की अब हमें तो टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, उनकी अपनी पार्टी और उनका विषय है। लेकिन वो गायबाना बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिनके ऊपर शायद उनको बाद में स्वयं भी पछतावा होता होगा, या उनके पार्टी के लोग भी एम्बैरेसमेंट फील करते होंगे। और कल जब राज्यसभा का जो उनका व्यवहार रहा, उस सारी की सारी पार्टी वॉकआउट कर गई। हमारी जानकारी है कि उनके अपने लोग भी बाद में इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे कि इस प्रकार का होना चाहिए था, क्योंकि देश ने भी इस बात को पसंद नहीं किया कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल प्रधानमंत्री, मैंने जैसे कहा कि बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के भी हैं, और वो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं। तो लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ बीजेपी भी है और लीडर ऑफ कांग्रेस ही है। और आप बेवजह वॉकआउट कर दें बिना बात सुने हुए, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात से प्रभावित होते। विपक्ष को हिंदुओं से कोई दिक्कत है या हिंदुओं से दिक्कत है का नैरेटिव बीजेपी सेट करती है? नहीं, वो शायद उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि हम ये हिंदू हिंदू नाम करके कुछ समुदाय को प्रभावित कर लेंगे, लेकिन उसके भी विपरीत हुआ। मोदी जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जिनके दर्शन किए जाते हैं उनका प्रदर्शन नहीं करते। तो मुझे लगता है उसी में सारी बात आ गई कि आप जब तस्वीरें दिखाएं शिव जी की उल्टे कर खड़े करके, आप घर में ऐसा नहीं करते। घर में तो पूछते हैं ना, और फिर ऐसे टेबल पे पटक के रख दो,
फिर दिखाओ, फिर पटक के रखो। तो मुझे नहीं लगता, ये भी उनकी गलतफहमी है कि शायद ऐसा करने से। अब हुआ क्या था कि जैसे 2015 की शायद बात है, मैं पार्टी की जिम्मेवारी में सूरत में था चुनाव में, तो वहां भी राहुल आए, तो वो 3 दिन के अंदर 5 मंदिरों में हो आए। शायद उन्हें लगा कि यही एक राज है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। तो मुझे मेरे साथियों ने कहा कि साहब ऐसा ऐसा करें तो आज हम भी अपना अभियान मंदिर से शुरू करें। मैंने कहा नहीं, कतई नहीं करेंगे। हम तो जैसे हमारा जीवन शैली रही है, तो घर में पूजा करके अब निकलते हैं, हमें कोई वीडियो वो कैमरा लेकर के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से ही इज स्टिल डिसाइडिंग एंड डिटर्मिनिंग व्हाट इज द राइट कोर्स फॉर हिम। तो जो हाँ, वो अभी तय नहीं कर पाए हैं। इससे अधिक अब उनके बारे में हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया डॉक्टर जितेंद्र, और ये कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि आपने स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया। मणिपुर को लेकर विपक्ष कहता है कि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, और यही वजह रही कि एक भी बार वहां तक वो पहुंचे नहीं। हालांकि राज्यसभा में मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से वक्तव्य आया, लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र, क्या वो टीस क्या है विपक्ष की कि आपने उनसे स्टेटहुड का दर्जा छीन? नहीं, मैं दोनों विषय की बात कर लूंगा। हुआ क्या है कि वो जहां इशू नहीं है वहां इशू मैन्युफैक्चर करने की कोशिश हो रही है। अब अगर आप, जैसे मैंने कहा, तर्क, तथ्य और तुलना, अगर आप 2014 का दृश्य देखेंगे, क्योंकि मैं 7 साल पूर्वोत्तर की जिम्मेवारी मेरे पास रही 2014 से लेकर के आगे 7 वर्ष तक। जब हम पहली बार 2014 में वहां पहुंचे तो 4-4 महीने तक रोड ब्लॉकेड रहा करता था। मणिपुर भी ब्लॉकेड चल रहा था। बेबी फूड और आम रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों का अभाव था। वायलेंस अलग थी, भ्रष्टाचार अलग था, और शेष भारत से इतनी ज्यादा दूरी थी कि एक हमारे नेता आए दिल्ली से, तो मुझे कहने लगे कि मैं तो बड़ा हैरत में पड़ गया। मेरी खबर छपी है तो उसमें लिखा कि लीडर फ्रॉम इंडिया अराइव्स एट इम्फाल। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद करती हूं कि जैसी हैट्रिक आपने लगाई है और उसी तरीके से हमारा देश भी निरंतर आगे बढ़ता रहे, नए नए आयाम गढ़ता रहे। भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एंड डॉक्टर जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद भारत 24 को अपना समय देने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस चर्चा की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर।